हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। मित्रों, जैसा कि बहुत सारे छात्रों की मांग थी कि सर हिस्ट्री का भी वीडियो प्रारंभ कर दीजिए, तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका चहेता सब्जेक्ट इतिहास। देखिए, इतिहास का जो हम लोग सीरीज लेके चलेंगे मिडवल से मॉडर्न की ओर और एंशिएंट बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा मज़ा आना चाहिए। जब इतिहास में मज़ा आने लगे तब जा कर के हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे। अब बात करते हैं पहली क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चंस हिस्ट्री होता क्या है, इतिहास होता क्या है। तो याद रखेंगे, इतिहास इतिहासकारों की मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन वह कहानी साक्ष्यों और जो एविडेंस प्रूफ हैं तथा उस प्रूफ के जो अध्ययन किए गए हैं उनके आधार पर लिखा गया होगा। ठीक है, तो साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर जो लिखा गया होगा वही इतिहास कहलाएगा। अब इतिहास को पढ़ते कैसे, इसका डाटा हम बनाएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे मिडवल हिस्ट्री से। इसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं ये पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपका लड़ा दूंगा डायरेक्ट। इतिहास, हिस्ट्री का जो टर्मोलॉजी है कुछ इस तरह का है कि इसको जो है 3 क्रम में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। समझ में आएगा। प्राग ऐतिहासिक 3 प्रकार, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाई? पाषाण, इसमें पूरा लिखते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। याद रहेगा। जबकि आदि ऐतिहासिक में 2 सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। याद रहेगा। अगर हम बात करेंगे सिंधु यहाँ से, तो यह अज्ञात से कहाँ से शुरू होता है? अज्ञात से कहाँ तक? 2500 ईस्वी तक। अज्ञात से कहाँ तक? 2500 ईस्वी पूर्व तक, है ना। अज्ञात से 2500 ईस्वी पूर्व तक। और पूरा पाषाण काल यह अज्ञात से 7000 ईस्वी पूर्व तक की बात करेगा और यह 7000 से 4000 की बात करेगा और यह 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व की बात करेगा। वहीं सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व की बात करेगा और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईस्वी पूर्व की बात करेगा। याद रहेगा यहाँ तक। पाषाण, प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और उसी काल में पत्थर के औजार का यूज किया गया हो तो वह काल होगा प्रागैतिहासिक काल। और इसमें पूरा पाषाण काल वैसा काल जब मानव बिल्कुल असभ्यता जानवरों की तरह जीता था और वह अपने भोजन ग्रहण के लिए पत्थर के औजारों पर निर्भर था, लेकिन वह औजार उसके द्वारा नहीं बनाए गए थे, या वो प्राकृतिक से कटे हुए औजार होते थे या बड़े बड़े औजार होते थे। वह होता था पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में कैसे बटा? औजारों का जो आकार था वह आकार कम हो गया, छोटा हो गया, तो इसमें औजार का आकार छोटा हुआ और इस काल में मानव ने औजार बनाना प्रारंभ किया। पत्थर से पत्थर टकराना प्रारंभ हुआ और मानव ने क्या सीखा?
आग जलाना सीख लिया, आग का ज्ञान हो गया। यहाँ पर आग का ज्ञान तो था लेकिन मानव ने नहीं किए थे, प्राकृतिक था। कहीं बिजली चमकने से लगा होगा, यहाँ पर मानव को आग का ज्ञान हुआ। और नवपाषाण काल में मानव को किसकी ज्ञान हो गई? कृषि की ज्ञान हो गई। और मानव कहाँ रहने लगा? गुफाओं में रहने लगा। और गुफाओं में रहने लगा मतलब अस्थाई निवास आ गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कृषि का ज्ञान किस काल में हुआ? और इस काल की क्रांति थी किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार। और पहिए से चल करके इसी पहिए पर बैठ के हम कहाँ पहुँच जाते हैं? सिंधु सभ्यता में पहुँच जाते हैं। खेती खूब कर लिया, धान बहुत हो गया और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, पैसा ज़्यादा आपका आने लगेगा, तो झोपड़पट्टी को तोड़ करके कहाँ रहिएगा? अच्छा घर बनाइएगा, बिल्डिंग बनाइएगा। तो देखिए नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई, मतलब हम लोग गरीब थे, अब कृषि खूब अच्छी होने लगी। तो कृषि खूब अच्छी हो रही है तो भैया अपना सामान बेचेंगे, और बेचेंगे तो पक्का मकान बनवाएंगे। तो यहाँ तक हम गरीब थे और हमारी कृषि अच्छी हुई, और कृषि अच्छी हुई तो साधन मिल गया पहिए, और इस पहिए से हम गुफा को त्याग करते हैं और सिंधु सभ्यता में मतलब बाजारीकरण की ओर प्रवेश कर जाते हैं, और सिंधु सभ्यता एक बृहद सभ्यता के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर रहेगा? मैं इसको डिटेल में पीछे पढ़ाऊँगा, फिर से आगे एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी सिर्फ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब सिंधु सभ्यता में बाजारीकरण हो गया और सभ्यता कैसी बनी? नगरीकरण बनी। लेकिन जब आप अति करते हैं, जैसे अभी का डेट देख लीजिए, मानवों ने अति कर दी थी और उस अति को समाप्त करने के लिए एक वायरस आया है, कोरोना वायरस। तो ये प्राकृतिक है या नहीं अभी तो ज्ञात नहीं है, लेकिन सबकी अति समाप्त हो गई है और सारी साइंटिस्टों की बुद्धि गुम हो गई है। पिछले 5 महीने में सभी साइंटिस्ट भूल गए हैं कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। तो वैसे ही यहाँ सिंधु सभ्यता में भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे और वो पक्के मकानों में तो रहते ही थे, नदियों को भी नियंत्रित करने की बात करने लगे। और प्रकृति का प्रकोप कुछ इस तरह का आया कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर बर्बाद हो गए और पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता बाढ़ से त्रस्त तबाह हो गया। और बाढ़ कुछ इस तरह का आया कि एक भी मानव जीवन यापन करने वाला या बचाने वाला नहीं रहा। और बाढ़ के कारण जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ तो लगभग 250 सालों तक ये भूमि, जो सिंधु सभ्यता वाली भूमि है, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के थोड़े ऊपर से लेकर के और उधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान वाला पूरा एरिया बाढ़ से लबालब डूबा रहा। लेकिन दक्षिण भारत में बाढ़ नहीं आया था। और धीरे धीरे ये सभ्यता जब बाढ़ कंट्रोल हुआ और यह लोग जहाँ से व्यापार करते थे, वह व्यापारी जब इनके सेक्टर में आए, इनके क्षेत्र में आए, फारस और मेसोपोटामिया वाले लोग, तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई अब है ही नहीं। तो ये तो कृषि जन भूमि थी, उत्पादन ज़्यादा होता था। तो आप अभी अपनी इनकम की सोर्स के लिए कहीं ना कहीं तो ट्रांसप्लांट जाते हैं, कहीं ना कहीं तो अभी स्थानांतरण करते हैं। तो वो लोग आए जब और देखा कि अरे ये तो बढ़िया भूमि थी, यहाँ से तो कृषि हम लोग खुद लेते थे, तो वो गए ही नहीं और इसी क्षेत्र में रहने लगे। और जब ये फिर से शुरू की यहाँ की जनसंख्या, तो वो सभ्यता कहलाया वैदिक सभ्यता। और यहाँ जो लोग आए वह आर्य कहलाए। आर्य कहाँ से आए? तो क्वेश्चन पूछता है मध्य एशिया से। मैंने आपको कहानी समझाई कि फारस ही मध्य एशिया था, मेसोपोटामिया का एरिया ही मध्य एशिया था, ईरान इराक वाला एरिया से यहाँ पर आर्य जन है। और आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था और आर्यों ने कुछ मंत्र उच्चारण किए और वो बाद में सभ्यताएं बनती गई। और यह ग्रामीण सभ्यता, फिर से घर बना। कैसा घर? मिट्टी का। और धीरे धीरे ये मिट्टी का घर पक्के के घर में बना। तब ऐतिहासिक, ये लोग पढ़े लिखे हो गए लेकिन इनके साक्ष्य उपलब्ध है तो पढ़े नहीं जा सके या उस पर अध्ययन नहीं किया जा सका है। इसीलिए इस सभ्यता को कैसा कहते हैं? आद ऐतिहासिक। मतलब साक्ष्य है कि ये हुआ था लेकिन उसका ऐतिहासिक सोर्स नहीं है, हिस्टोरिकल रिसोर्स जो है वो समाप्त हो चुका है। अब तीसरा क्रम आता है ऐतिहासिक काल। 3 टर्मोलॉजी है ऐतिहासिक काल में। 3 ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं और ये VBI ही है, सबसे ज़्यादा आपको इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। क्वेश्चन नंबर 1 कि ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो वैसा काल जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उसे पढ़ा जा सके, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उसे पढ़ा जा सके, वह कहलाएगा ऐतिहासिक काल। तो इसको भी मैं बांट देता हूँ 3 खंड में। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन
मध्यकाल। और तीसरा कौन है? आधुनिक काल। दैट्स क्लियर। प्राचीन की डेटिंग 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। ये 712 ईस्वी से 1707 और यह 1707 से 1947। क्लियर है? 1947 हम पढ़ेंगे यहाँ से, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से यहीं से बनते हैं। यहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ और यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो इसके बाद मध्यकालीन, फिर पढ़ेंगे आधुनिक काल और तब पढ़ेंगे प्राचीन और तब बैक में चलते जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों का अगर क्लियर होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं मध्यकाल की ओर। मध्यकालीन भारत, मिडवल इंडियन हिस्ट्री प्रारंभ कब से होता है? तो एक छोटा सा समझेंगे। मध्यकालीन भारत में जो भारत वाला एरिया था, यह पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र हुआ करता था। यह पूरा भारत का क्षेत्र हुआ करता था और इस मध्यकाल में भारत संभवतः सबसे अच्छा कृषि जन्मभूमि हुआ करता था। देखिए, भारत में विदेशियों के आने का पीछे का मेन कारण यही था कि यह एक प्राइमरी रिसोर्सेज का लैंड हुआ करता था, एरिया हुआ करता था। और प्राइमरी रिसोर्सेज जो होते हैं वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जीने और खाने के लिए जो ज़रूरतों को पूरा करता है वो प्राइमरी रिसोर्स करता है। चाहे आप अरबों को देख ले, तुर्कियों को देख ले, ईरानियों को देख ले, पुर्तगालियों को देख ले, अंग्रेज़ों को देख ले, फ्रांसीसियों को देख ले, कोई भी भारत आया तो सबसे पहले व्यापारी के रूप में आया। और व्यापार किसका करता था? क्या भारत पेट्रोल बेच रहा था? नहीं। क्या भारत सोना बेच रहा था? जी नहीं। भारत तो सोना लेता था, बेचता क्या था? प्राइमरी रिसोर्स की चीज़ें, चावल, गेहूँ, मसाले, कच्ची चीज़ों का रिप्रोडक्शन करता था। तो अरब वाले जो देश थी, अरबी कंट्रीज जो थी, अरब में तुर्क थे, ईरानी थे, है ना, अफगानी थे। तो ये तीनों का जो लैंड था, जो भूमि थी, वो मरुभूमि थी। कैसी भूमि थी? मरुभूमि। माने मरुस्थल में ये आज भी है। सऊदी अरब चले जाइए, ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, इन लोगों के पास सिर्फ बचा कुचा पेट्रोल है और उसी पे ये अपना अड़चन दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। अगर पानी पे चलने वाली गाड़ी आ जाए तो ये फिर से पुराने रूप में आ जाएंगे और लूट मार करने वाले। तो इस एरिए के जो लोग थे वो डकैत थे। क्या थे? डकैत थे, लुटेरे थे। तो इनके अंतर्गत एक व्यक्ति हुए हज़रत मोहम्मद साहब। उस समय तक ईरान और इराक में मजदूरी ज़बरदस्त चलता था, और वो भी कैसी मजदूरी चलती थी? गुलामों वाली मजदूरी चलती थी। मतलब भूखे नंगे लोगों का देश था ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान। और यहाँ पे लोगों को कौड़ी के भाव में बेच दिया जाता था, और जो थोड़ा अमीर वर्ग या ताकतवर वर्ग होता था वह उन लोगों को खरीद लेता था और उनसे दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करवाता था, जीता जाता था उन भूमियों को। और इस प्रकार से इस मरी भूमि से घूमते हुए भोजन के लिए एक व्यक्ति भारत में सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का वो अनुयायी था, और शायद उनका कोई रिश्तेदार या 7वां पीढ़ी था, ऐसा उनका मानना है। 712 ईस्वी में भारत में शासन हुआ करता था सिंध पर
क्योंकि उनका संपर्क जो होता था ईरान और इराक का, एक छोटे से मैप में देख लेंगे। तो ये एरिया था सिंध का, और यहाँ आने का जो एरिया था ये पूरा सिंध था। और इस सिंध वाले भूमि में काफ़ी पंजाब में 5 नदियाँ, सिंधु, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी। तो इन नदियों के कारण यह सिंध का भूमि खूब फर्टिलाइजर होता था, आज भी है। तो इस सिंध वाले एरिए में एक शासक हुआ करता था दाहिर, और दाहिर महोदय हिंदू शासक थे। और 712 ईस्वी में इस दाहिर के क्षेत्र में, मतलब सिंध में, एक अरबी आया और उसका नाम क्या था? मीर कासिम। याद रखेंगे कौन आया? मीर कासिम। और मीर कासिम ने किस पर आक्रमण किया बाबू? दाहिर पर। अब मीर कासिम के साथ कुछ बंदे थे, कुछ चेले थे। इन लोग लुटेरे वर्ग के थे, इनको एक ही काम आता था, मारना या मरना। दाहिर ने उनसे आक्रमण तो किए, लेकिन इसको अपनी एरिया भी बचानी थी, अपनी इज्जत भी बचानी थी। और संभवतः दाहिर क्या हो गया? पराजित हुआ। दाहिर पराजित हो गया, और दाहिर के पराजय के फलस्वरूप मोहम्मद बिन मीर कासिम को क्या मिला? बहुत सारा धन मिला। और वह धन क्या था? तो अनाज था। अनाज मिला, और अनाज लेकर के जाते के क्रम में इस दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन मीर कासिम ने एक कर लगा दी बाबू। कौन सी कर लगा दी? अब यहाँ पर एक कर लगाई, नाम था जजिया। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था भाई? कौन सा कर था? जजिया कर। दिख रहा है? जजिया कर किसने लगाई? अगर ये पूछ लेता है तो मोहम्मद बिन मीर कासिम ने किस पर लगाई? सिंध पर। यहाँ कुछ लोगों को छोड़ दिया और कहा कि तुम लोग यहाँ से जजिया तहसील करके मुझे भेजते रहोगे। यहाँ से ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाई? मीर कासिम ने लगाई। किस क्षेत्र पर लगाई? सिंध पर लगाई। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर कब पराजित हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। मीर कासिम कहाँ से आया? एक अरबी व्यक्ति था, वो आया। क्लियर है? अब इनके जाने के बाद लगभग 300 वर्षों तक भारत शांति प्रिय रहा, और पुनः भारत पर आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का। तो गजनवी से पहले क्वेश्चंस पूछता था, अब संभवतः नहीं ही पूछता है। फिर भी थोड़ी सी कहानी आप सुन लें तो अच्छा रहेगा। महमूद गजनवी के भारत आने का भी उद्देश्य एक ही था। क्या था? महमूद गजनवी के भारत आने का एक ही उद्देश्य था। वह उद्देश्य था भारत में लूट मार करना। क्या करना? भारत में लूट मार करना, और यही एरिया से आकर के धन संपदा को ले लेना। यहाँ तक क्लियर है? तो अब चलते हैं गजनवी के बारे में जानकारी लेने के लिए। गजनवी के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो सुबुतगीन एक जो था वह उसका दामाद था, और गजनवी एक साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य का अधिकारी था। 997 ईस्वी में सबसे पहले भारत के ऊपर इसने क्या किए? आक्रमण किए। अब देखिए, गजनवी जब आक्रमण किया तो ये भी इधर से ही आया, सिंध की ओर आया, ऊपर से आक्रमण करते हुए आ रहा है, सिंध की ओर आया, धीरे धीरे ये गुजरात की ओर आया। देखिए, कुल इसने भारत पर 17 बार चढ़ाई की। कितनी बार चढ़ाई की? 17 बार। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है मैं डायरेक्ट उसी फैक्ट पे चलूँगा, क्योंकि बहुत सारा कहानी ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया जा सकता। कहाँ से आया? किसका था? सुबुतुगीन का क्या था? दामाद था। और कहाँ साम्राज्य था? गजनी का साम्राज्य इसका था। अब इसने आक्रमण करना शुरू किए तो ये एक बार भीम प्रथम से पराजित हुआ।
पराजित हुआ, लेकिन ये हार नहीं माना। गुजरात के एरिया पर आक्रमण, राजस्थान से होता हुआ ये गुजरात के एरिया पर प्रवेश किया और इसने आक्रमण किए। तो इस गजनवी के साथ 2 लोग आए थे। गजनवी के साथ 2 लोग आए थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कौन आया था? तो अलबरूनी ने एक किताब लिखी, किताबुल हिंद। क्या लिखी? किताबुल हिंद। ठीक है। और अलबरूनी पर एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है कि प्रथम मुसलमान जिसने पुराण का अध्ययन किया था, तो फर्स्ट मुस्लिम है ये अलबरूनी, प्रथम मुसलमान है। प्रथम मुसलमान क्या पढ़ने वाला? पुराणों का अध्ययन करने वाला। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। एक और इतिहासकार आया था, और वही इतिहासकार मोहम्मद गजनवी का क्या था? राजकीय इतिहासकार था। नाम सुना होगा, फिरदौसी। क्या लिखा? शाहनामा किसने लिखा था? शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण क्या था? 1025। ये बहुत बार पूछता है। 1025 ईस्वी में 17 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। सोमनाथ पर आक्रमण। अब भैया सोमनाथ पर आक्रमण जब ये किया तो भीम द्वितीय का शासन हुआ करता था, और संभवतः उसने बहुत सारे राजाओं को बुलाया था कि आप मेरी सहायता करिए। जब ये आक्रमण करता है बाबू, तो सोमनाथ की मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही महमूद गजनवी का माथा चकरिया जाता है, एकदम घूम सा जाता है देख करके वहाँ की साजो सामान और चीज़ों को। करीब करीब 10,000 पंडितों को काट दिया गया था। और जब ये आक्रमण करता है ना सोमनाथ मंदिर पर, तो क्या देखता है कि शिवलिंग हवा में लटक रही है। शिवलिंग हवा में लटक रही है, और इसने तो पुराणों से बहुत सारी कहानी सुनी थी। तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करते ही गजनवी जब देखता है कि शिवलिंग लटक रही है, तो गजनवी कहता, भैया भागो, मंदिर छोड़ो और चलते हैं, क्योंकि देखो शंकर भगवान में जरूर शक्ति है, ये हवा में लटक रहे हैं। अब जब ये बातें आती है, तो इनके साथ जो आया हुआ था अलबरूनी, वह तलवार निकाल के ऊपर की ओर भांजता है, नीचे की ओर भांजता है और दाएं बाएं भांजता है। और तलवार भांजने के बाद देखता है कि यार कुछ तो जुड़ा नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे तलवार को ले जाता है तो देखता है कि तलवार खिंचा रहा है। तब अलबरूनी का दिमाग खुलता है और कहता, ओ ये आर्किटेक्ट का मतलब क्या है, भारतीय निर्माण कला की एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उदाहरण है। और उसके जो पिलर थे, जो स्तंभ थे, अलबरूनी गजनवी को कहता है कि साहब आप जाइए, मैं तोड़वा के लाता हूँ। तो गजनवी भाग जाता है राजस्थान कच्छ के रण की ओर, और अलबरूनी मंदिरों को तुड़वाता है। और जब टूटता है तो पिलरों से बड़े बड़े चुंबक निकलते हैं, और उन चुंबकों के सहारे इनको लटकाया जाया रहता है। और इसके बाद अलबरूनी को लेकर के आया था मारने के लिए, और खुश हो जाता है गजनवी। काफ़ी मात्रा में तकरीबन 150 घोड़ों पर, खच्चरों पर लाद करके सोना, धन, चावल, गेहूँ ले जाया जाता है अरब की ओर। और जब ये ले जा रहा था, तभी बीच में इस पर एक जनजाति थी, खोखर या जाट, खोंखर बोला जाता है, या जाटों ने आक्रमण कर दिया था। और जाटों ने इसके तकरीबन 37 खच्चर सोने लूट लिए थे। और इन 37 खच्चर सोनों को लूटने के कारण यह जाटों पर काफ़ी गुस्सा हुआ, और पुनः गजनवी ने 1027 ईस्वी में पुनः से आक्रमण किए और जाटों के काफ़ी जनजातियों को समाप्त कर दिया।
और गजनवी की मृत्यु के बाद फिर भारत संभवतः 100 सालों तक या 150 सालों तक शांत रहा। जजिया अभी भी जा रहा है और पुनः एक आक्रमण होता है और यहाँ से इतिहास डिस्क्रिप्टिव बनना प्रारंभ हो जाता है। मतलब अभी तक जितना शॉर्ट कहानी था, अब वो हिस्ट्री ब्रॉड होना शुरू हो गया, फैलने लगा। क्यों फैलने लगा? क्योंकि तब तक भारत में छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए थे इनके जाने के बाद, गजनवी के जाने के बाद। अब इन छोटे छोटे राज्यों का जो स्थापना हुआ था, उनमें 2 राज्यों की चर्चा सबसे ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, मैं इसको हटाता हूँ और उसकी चर्चा भी मैं कर लेता हूँ ताकि आगे का वीडियो बनाना आसान हो जाए। और आगे का जो वीडियो होगा वह गौरी पर होगा। बहुत फेमस कहानी है गौरी का, मैं आपको सुना देता हूँ, बाकी जो चीज़ें लिखित है वो बाद में दे दूँगा। देखिए, इंडिया की मैप में देखेंगे तो ये और यह है ना, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये और यहाँ ये कनौज था और ये राजस्थान था और यहाँ पर एक राजा थे चौहान वंश, चौहान वंश का शासन था और चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान के बगल का एक राज्य था कनौज और यहाँ का राजा था जयचंद्र। अब समझेंगे। और इस एरिया से कोई लेना देना ऊपर से नहीं था, ये सतलज नदी थी और सतलज नदी के ऊपर का एरिया सिंध होता था। तो एक इधर से कहें कि एक अफगानी जिसका नाम गौरी था, गौर का रहने वाला, यह सिंध पर आक्रमण कर रहा था। और इधर जयचंद की बेटी थी संयोगिता, ये। और पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के प्रमुख थे पृथ्वीराज, तो ये पृथ्वीराज का एक कवि था चंद्रवरदाई। इसने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो की लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। लेकिन एक कहानी है जो पृथ्वीराज के जीवन पर लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। कौन लिखा था? जायसी के द्वारा लिखा गया था। और जायसी के द्वारा जो कहानी लिखा गया था, यह शेर शाह के शासनकाल में लिखा गया था। तो आप याद रखेंगे कि ये हो सकता है कि काल्पनिक घटना ही हो, लेकिन उसकी चर्चा ही हम लोग करेंगे। भाई, पृथ्वीराज का शासनकाल 1191 और इधर शेर शाह का शासनकाल 1540। तो बहुत लंबा अंतर है, 300 सालों का। और इन्होंने कहानी जायसी ने ऐसी लिखी है संयोगिता का स्वयंवर पे कि लगता है कि खुद जायसी अपने आंखों से देखे हुए हैं। उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो जयचंद की बेटी थी संयोगिता और इधर राज हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का। अब भैया कहाँ से मैटर उलझता है और इधर से गौरी कैसे कूद जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो ये जो संयोगिता थी, इनका स्वयंवर होना था। अब भाई जयचंद कैसे डायरेक्ट कह दे कि स्वयंवर होगा? नहीं कह सकता था। तो जयचंद ने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। हम क्या करेंगे? अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और अश्वमेध यज्ञ करने के क्रम में इसने भारत के सभी राज्य के राजाओं को आमंत्रित किया। इसका प्लान था कि जब राजा अश्वमेध यज्ञ में आएंगे तो उसी समय किसी न किसी से भिड़ा दिया जाएगा अपनी बेटी को। तो सिस्टम ये हुआ कि भैया अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सभी राजाओं को कार्ड पहुंचाई गई, कार्ड तो बांट दी गई,
अब जब ये जयचंद के बगल वाला राज्य राजस्थान था, पृथ्वीराज चौहान वाला, जब यहाँ पर जयचंद का सेनापति कार्ड लेकर के जाता है तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि भैया ये कनौज किधर हो? तो कहते कि अरे जिसकी उत्तरी सीमा हिमालय को और दक्षिणी सीमा हिंद महासागर को छूती हो, मैं उस साम्राज्य का सेनापति हूँ। तो इनका भी उत्तरी सीमा हिमालय और दक्षिणी सीमा हिंद महासागर को छूती है। तो कहते भैया ये तो सीमा हमार लग रहा है, तुम्हार कैसे हो गया? तो ये कहता है कि नहीं नहीं, तो हमारा सीमा है। पृथ्वीराज कहते कि इत्तू सा तुम्हारा कनौज राज, और तुम हमें आमंत्रित करोगे पृथ्वीराज चौहान को? अगर हम भूल से भी अपनी सेना के साथ आ गए ना, तो पूरा कनौज का भोजन बाबू समाप्त हो जाएगा, समझे? तो ऐसा करो कि तू निकल लो अभी। अब भैया किसी भी राजा का विरोध उसके मंत्री के सामने होगा तो वो संभवतः शायद काफ़ी गुस्से में हो जाएगा। जाता है जयचंद और उसकी पुत्री संयोगिता बैठी होती हैं और हूबहू पृथ्वीराज का कथन बक देता है। किसके सामने भैया? संयोगिता के सामने। अब उस समय तो फोटो वोटो चलता उलता न था। अब संयोगिता जब इनकी बातों को सुनती है, अभी तक उसको लगता था कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा वीर और ताकतवर मेरे बाबूजी हैं, क्योंकि एक बेटी अपने बाप को देख करके बड़ा होती है। अब जब इनकी बातों को सुनती है तो बड़ा खुश होती है और कहती है, ओह ये बंदा दमदार है, यही है जिसे मैं अपना पति बना सकती हूँ। अब मन ही मन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को अपना क्या मान लेती है? पति मान लेती है। अब देखिए सिस्टम हुआ लुल्ल। यहाँ से जयचंद की दुश्मनी हो गई पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन जयचंद की औकात नहीं थी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर सके। जयचंद ने गौरी को दिया लालच कि भैया गौरी का छोटा छोटा राज लूट रहे हो, अगर लूटना ही है तो राजस्थान को लूटो, 10 टन सोना मिलेगा तुमको। और तब गौरी पूछता है जयचंद से कि बाबू ये राजस्थान बहुत मजबूत तो नहीं है? तो कहता है जयचंद गौरी से कि नहीं नहीं, बहुत डरपोक राजा है पृथ्वीराज चौहान, और तुम आक्रमण करोगे ना तो डरा के भाग जाएगा। गौरी को आत्मविश्वास मिला और जयचंद ने कहा कि जब तुम युद्ध करोगे तो मैं तुमको अपनी क्या दूंगा? सेना दूंगा। तो गौरी मोटिवेट हो गया। किसने मोटिवेट किया? जयचंद ने। अब जयचंद के मोटिवेशन के कारण 1191 ईस्वी में पूरा मूड बना लिया गौरिया कि हम लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे 1191 में? तो गौरी वर्सेस किसके बीच हुआ? गौरी vs किसके बीच हुआ बाबू? याद हो गया? 1191 में पृथ्वीराज तो ये जो युद्ध हुआ यह एक जगह पर हुआ। जगह क्या था? तराइन था। और तराइन यहाँ पड़ता था। यहाँ जब युद्ध तराइन के मैदान में 1191 में हुआ तो ये पहली बार हुआ था, इसीलिए तराइन का प्रथम युद्ध। अब जब प्रथम युद्ध हुआ तो कहा गौरी कि जयचंद बाबू सेना भेजिए। जयचंद निकल लिया, कहा कि ना भैया हम तो सेना ना भेजेंगे। अब इधर पृथ्वीराज चौहान इसको लपेटे में ले लेते हैं। गौरी को लपेटे में जब ले लेते हैं तो गौरी तो बेचारा छोटा सेना लेकर के आया था। अब गौरी क्या हो गया? पराजित हो गया। अब गौरी के पराजय में इसके 2 लोग पराजय हो गया। और जब गौरी पराजित हुआ तो इसको क्या बनाया गया? बंधक। इसको बंधक बनाया गया। बंधक बना गौरी के साथ एक इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मित्र था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक और गौरी के गले में मोटे मोटे सिक्कड़ लगा दिए गए और
पहुंचाया गया पृथ्वीराज चौहान के सभा में। यहाँ तक क्लियर होगा बाबू, तराइन का युद्ध तक। अब पृथ्वीराज चौहान के सभा में जब पहुंचाया गया तो ये मोछ हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान का गद्दे पे बैठा करते थे, सिक्कड़ लगी हुई है दोनों में, कुतुबुद्दीन ऐबक में और गौरी में, और बख्तियार खिलजी भी उनके साथ लगा हुआ था। अब पूछा पृथ्वीराज चौहान ने मोछ पे हाथ दे करके ऐंठते हुए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य पे आक्रमण करने की। इसने कहा भैया हम तो ना कर रहे थे, ये आपका जो बगल वाला राज है जयचंद, ये तो कहा था कि बड़ा कमज़ोर है। अब जब हम आपके बंधक बन ही गए हैं तो आपकी इच्छा आपके चरणों में है स्वामी, आप जो करिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने जंघे पे हाथ ठोका और कहा कि हम चौहान हैं, दुश्मनों के पीठ पर और घर बुला के कभी आक्रमण नहीं करते। लो भैया ये माला, और क्यों आक्रमण किए? तो गौरी ने कहा कि सोना लूटने के लिए किए थे प्रभु। तो कहा कि सोना दे दो और निकल लो। और फिर इस पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगा लिया। अब हो गया स्वयंवर, संयोगिता से ब्याह हो गया। अब मने मने कुंठित हो गए जयचंद बाबू, और मने मने कुंठित कौन है? गौरिया की हो हम तो हार गए हैं। और पृथ्वीराज चौहान के राज्य में खुशी, एक तो युद्ध जीते, दूसरी विवाह हुई है, राजा मनाओ पार्टी, 1 साल तक राजा ये है, क्या करना है। इधर ये 1 साल तक पार्टी मनाते हैं और इधर 1 साल तक गौरी तैयारी करता है। तो याद रहे कि जीतता हमेशा वही है जो संघर्ष करता है, और ये जीत करके इठलाने लगे थे और इसे हार का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए इसने 1 साल तक पुनः तैयारी की और पुनः 1192 में उसी तराइन के मैदान में फिर से युद्ध होने को आ गया। अब युद्ध के समय इन्होंने कहा कि रानी, हम लोगों ने बहुत मीटिंग की, बहुत मस्ती की, अब क्या करते हैं कि थोड़ा तैयारी कर ले युद्ध का। अब रानी इनको फुला देती हैं, थोड़ा महिलाओं से बच के भी रहना है। रानी क्या कहती हैं, अरे प्रभु आप शेर हैं, और शेर भी कभी गिदड़ों को मारने के लिए तैयारी करता है का? पृथ्वीराज चौहान वकायदा मुँह छींटते हैं, कहते क्या बात कर रही हैं, हम शेर हैं, हमारा पते नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच फिर युद्ध हुआ। और दूसरा जो युद्ध हुआ बाबू, वह कब हुआ? 1192 में। नाम तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी विजयी और पृथ्वीराज चौहान पराजित। जब ये हो गया तो मोहम्मद गौरी ने अपना राजस्थान पूरा किसी को दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कहा कि बेटा तू राजस्थान संभाल, थोड़ा हम जयचंदवा से मिल लेते हैं। तो अब गौरी 1194 में जाता है जयचंद के पास। कहता खाओ जयचंद बेटा, तुमको बोले थे सेना भेजो तो तुम तो भाग गए थे, अब आओ भिड़ लो। तो इसका तो हाथ पैर डरे पहले ही कांपने लगा कि भैया पृथ्वीराज चौहान को ना छोड़ा तो हमको तो छोड़ेगा नहीं। तो 1194 में कनौज का युद्ध हुआ, ठीक है। तो उसी युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और अपने पूरे जीते हुए क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंधक बनाकर गौर चला जाता है, और पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता आग में कूदकर जान दे देती है। और इस तरह से जब गौरी जाता है गौर, तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना के ले जाया जाता है, और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो गौरी के साथ दोहराई गई थी। और गौरी भी पूछता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि बाबू पहला बार छोड़े थे, तुम छोड़ो। तो गौरी कहता हम चौहान नहीं हैं, हम गौरी हैं, और दुश्मन को हम जिंदा नहीं छोड़ते, इसका आँख फोड़ो। तो पृथ्वीराज चौहान का आँख फोड़ दिया जाता है और बड़ी यातनाएं दी जाती हैं।
और उस समय जो पृथ्वीराज चौहान का से कवि थे पृथ्वीराज रासो, वह दक्षिण भारत में कवि सम्मेलन में गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं तो पूरा राज कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में है। तो ये पता करते करते गौर पहुँचते हैं, और गौर पहुँचते हैं लगभग 1206 ईस्वी में। इस 1206 ईस्वी में जब यह गौर पहुँचते हैं तो यह देख करके पृथ्वीराज चौहान को बड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं, बड़ा दुखी होते हैं कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो बड़ा समस्या हो गया। तब कवि अपना दिमाग लगाता है और ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तो आंख बंद करके भी सही निशाना लगा सकते हैं, जिसे हम इतिहास में शब्द भेदी बाण के नाम से जानते हैं। तो बाबू क्या होता है कि जब ये बात गौरी सुनता है कि भैया आंख बंद करके सही निशाना कोई लगा सकता है, तो कहता मैं देखना चाहूँगा। कहता बेशक प्रभु आप देखिए। गौरी कहता अगर गलत हुआ तब, तो पृथ्वीराज चौहान कहते कि मेरा गर्दन काट लीजिएगा। जा कर के पृथ्वीराज चौहान से ये चंद्रवरदाई कहते हैं कि सर देखिए यह अंतिम मौका है दुश्मन को मारने का, आपको एक बाण मिलेगा, गौरी आपके सामने होगा, लोकेशन मैं बता दूंगा, आपको गौरी को मारना है। पृथ्वीराज चौहान कहते ठीक है चंद्रवरदाई जैसा कहो। अगले दिन ढिढोरे पिटवा दिए जाते हैं गौर में, पूरी सभा भीड़ लगा देती है और कार्यक्रम प्रारंभ होता है। चंद्रवरदाई राजस्थानी में एक कहावत कहते हैं जो गौरी ना समझ सके। तो चंद्रवरदाई कहते 4 बांस 64 गज, मतलब दूरी 4 बांस, उस समय बांस से नापा जाता था, और गज में जो है ऊंचाई है 64 गज ऊंचाई। अंगुल अंग प्रमाण, आसमान और पृथ्वी इसका प्रमाण है। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। कहते 4 बांस की दूरी 64 गज के ऊंचाई पर, आसमान और पृथ्वी इसका प्रमाण है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई सुल्तान नहीं हो सकता। चौहान चूकना मत, चूकना मत, चूकना मत। चौहान बाण चलाते हैं और गौरी के सीने में लगता है। गौरी कहता है धोखा और मर जाता है। और इधर चंद्रवरदाई कटार निकाल के 2-3 बार पृथ्वीराज चौहान में घुसा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान खत्म, और फिर अपने पेट में भी 2-3 बार मार करके चंद्रवरदाई अपनी जिंदगी का लीला भी समाप्त करते हैं। और इस तरह इतिहास में पृथ्वीराज चौहान मरते मरते एक हीरो के रूप में प्रदर्शित हुए, और जयचंद गद्दार के रूप में आज भी गिना जाता है। अगर कोई खुफिया सूचना पहुंचाता है तो भारत में कहा जाता है कि जयचंद मत बना करो। याद रहेगा। अगली सीरीज कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश से 1206 से प्रारंभ करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वी से अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि हम प्रोत्साहित हों और बेहतर से बेहतर वीडियो हम लोग लेकर के आ सके। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि सभी को।